Hello everyone, my name is Priya Soni and I am currently pursuing BAMS from the college Pandit Khushilal Sharma Government Autonomous Ayurveda College and Institute. I am from the batch 2019-20. I am here to teach you संस्कृत के सिलेबस के हिसाब से मैंने दो भागों में इसको विभाजित कर दिया है। पहला मैंने व्याकरण पार्ट बोला है और दूसरा जो है वो लिटरेचर में हम अगर उसको मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संस्कृत में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में भी पहला टॉपिक है संधि। संधि ये वर्ड क्या बता रहा है? ये शब्द ही हमको बता रहा है कि इसका मतलब होता है मेल। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि बोलते हैं। इस पूरी परिभाषा में दो शब्दों पे बहुत ज़्यादा फोकस हमको करना है। पहला वर्ण क्या है और सेकंड क्या है परिवर्तन। वर्ण क्या होता है? मेल जो हो रहा है वो सिर्फ वर्णों का हो रहा है। तो वर्ण क्या है? जिनके हम पुनः भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है जिसके हम पुनः भेद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वर्णों के मेल में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम संधि बोलते हैं। परिवर्तन होना आवश्यक है तभी संधि कहलाएगा, नहीं तो वो संयोग हो जाएगा। तो अगर मैं फिर से बोलूँ, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि अब हम मन में से सोचते हैं कि क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, संस्कृत में भी हम संधि क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं बताती हूँ, जब हम श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक में वैदिक काल में पूरा बनाया गया है आयुर्वेद, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं, तो उनमें संधि लगाकर ही उन वर्ड्स को जोड़ा गया है। तो अगर हमें उस श्लोक को अच्छे से समझना है तो उन वर्ड्स को हमें टुकड़े करना आना चाहिए एज पर द रूल ऑफ व्याकरण संस्कृत के। ठीक है, तो अब हम आते हैं संधि के भेद पे। संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? जिसमें स्वरों में मेल हो और उनमें परिवर्तन हो जाए, उसको हम स्वर संधि बोलेंगे। ऐसा ही व्यंजन संधि में है, जब व्यंजनों में मेल हो और उनमें परिवर्तन हो तो उसको व्यंजन संधि। ऐसा ही विसर्ग में मेल हो और उसका जो परिवर्तन हो तो उसमें विसर्ग संधि बोलेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं, परंतु हम उनको 8 पढ़ते हैं। 5 कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि। ये 5 मुख्य हैं। 3 है पररूप संधि, पूर्वरूप संधि और प्रकृति भाव संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। ये वर्ड दीर्घ क्या बता रहा है? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो इसमें सब कुछ बड़ा ही बड़ा बनेगा, अर्थात दीर्घ ही दीर्घ बनेगा। तो इसका हम सूत्र देख लेते हैं। अकः सवर्णे दीर्घः। इसका अर्थ क्या है? अकः मतलब अप्रत्याहार के वर्ण जो कि अ, ई, उ, ऋ, ली हैं, इसके साथ अगर सवर्ण आए तो दीर्घ बन जाता है। अर्थात सवर्ण मतलब पहले क्या, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। सवर्ण मतलब सजातीय। जैसे अगर छोटा आ है तो उसके साथ का सजातीय क्या है? बड़ा आ। ठीक है, जैसे छोटी ई है तो उसके सजाती कौन है? बड़ी ई। छोटा ऊ की बड़ा ऊ, ऐसे। तो अगर अप्रत्याहार के वर्णों के साथ सजातीय वर्ण कोई आएगा या सवर्ण कोई आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं, यदि पूर्व पद क्या होता है? पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद। ठीक है, यदि पूर्व पद के अंतिम अक्षर में अ, आ, ई, उ, ऋ, ये वर्ण आएंगे और उत्तर पद के प्रथम अक्षर में यदि कोई सवर्ण आएगा या सजातीय वर्ण आएगा तो उस वर्ण का दीर्घ ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको अब एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं, जैसे अगर छोटा अ, पूर्व पद में छोटा अ है और उत्तर पद में भी छोटा अ है, तो ये दोनों सवर्ण तो है ही, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। संधि करेंगे जब, अगर बड़ा आ है और छोटा आ है तो भी बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा आ है बड़ा आ है तो भी बड़ा आ हो जाएगा, और ऐसे ही होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं।
जैसे पहला एग्जाम्पल है दयानंदः, तो इसकी संधि हम करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या होगा दया धन आनंदः। अब दया जो है वो पूर्व पद है, तो पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, बड़ा आ है। दया में बड़ा आ रहा है ना, तो बड़ा आ धन, आनंदा में भी बड़ा आ रहा है। तो ये सबसे पहले हमको देखना है कि ये अगह सवर्ण दीर्घ के अंतर्गत, ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये आ रहे हैं, आ। और इसके बाद सवर्ण भी आ का आ ही है यहाँ पर, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी, तो बड़ा आ मिलके बड़ा आ ही बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही विद्यालय में हो जाता है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्यास्तः। इसका संधि विच्छेद कैसा हो गया, सूर्य धन अस्तः। सूर्य में क्या है, छोटा अ, अस्तः में भी अस्तः में भी छोटा, तो छोटा अ मिलके बड़ा आ बनाएंगे, क्योंकि ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत भी आ रहे हैं और ये सवर्ण भी हैं। इसी प्रकार हम छोटी ई को लेकर भी बना सकते हैं, जैसे कि ई और ऊ, री, इन सब को लेकर भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। जैसे कि एक बताती हूँ, गिरीशः। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, गिरी धन ईशः। तो गिरी में क्या आ रहा है, छोटी ई, और ईशः में क्या आ रहा है, बड़ी ई। छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगा, बड़ी ई। ठीक है, इसी प्रकार आएगा नदीशः। नदी धन ईशः, नदी में क्या आ रहा है, बड़ी ई, और ईशः में क्या आ रहा है, बड़ी ई। तो बड़ी ई मिलके क्या बनेगा, बड़ी ई। ठीक है, ऐसे ही भानुदय, ऊर्ध्वम, लघूर्मी, ये सब इसी एग्जाम्पल है। जैसे छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना लेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना लेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना लेगा, बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना लेगा। इसी प्रकार ये चलता जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं री और री मिलके री बनाएंगे। जैसे पितृणम, एग्जाम्पल है पितृणम, तो पितृ धन ऋणम। तो पितृ में क्या आ रहा है, री, और ऋणम में क्या आ रहा है, री। तो पितृ धन ऋणम, पितृणम, री मिलके री बना लेंगे। एक और एग्जाम्पल है होत्रीकारः। इसमें हमको थोड़ा एम्फेसिस देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल केस है। इसमें क्या है, होत्री धन निरीकारः, इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसमें लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि री आ रहा है, री क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? इसमें क्या है कि जो री होता है उसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो री धन निरी मिलके री ही बनाएंगे। तो ये जो है एक स्पेशल केस है, तो इसको याद कर लेना ही ठीक है। तो होत्रीकारः का क्या होगा, होत्री धन लिरीकारः। ठीक है, यहाँ पे हमारा दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं हम गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि अर्थात इसमें गुणों में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका सूत्र है आद गुणः। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अगर पूर्व पद में अ या आ रहे, देखो इसमें ना जो पूर्व पद में अ या अ ही रहना चाहिए। ठीक है, गुण स्वर संधि में ऐसा है, अ या अ पूर्व पद के अंतिम अक्षर में अ या आ। अगर उत्तर पद के प्रथम अक्षर में क्या रहेगा, अगर ई या ई रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अ आ धन ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे है गजेंद्रः। ठीक है, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, गज धन इंद्रः। तो गज में छोटा अ है। ठीक है, एक तो अपना हो गया कि यहाँ पे पूर्व पद में छोटा अ है, गुण स्वर संधि हो सकती है। नेक्स्ट धन इंद्रः, यहाँ पर छोटी ई है, तो छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बनाएगा, ए। तो क्या हो जाएगा, गज धन इंद्रः इक्वल्स टू गजेंद्रः। ठीक है, अ धन ई इक्वल्स ए। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल, महेश्वरः। महा धन ईश्वरः, बड़ा धन बड़ी ई क्या बना रहा है, ए। ये पूरे के पूरे पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है गुण स्वर संधि को, इसलिए बड़ा आ बड़ी ई इक्वल्स टू ए बनेगा। तो ये महाधन इंद्रः महेंद्रः हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर अ या आ पूर्व पद का अंतिम अक्षर है और उत्तर पद के प्रथम अक्षर में छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
ठीक है। अ आ धन उ ऊ क्या हो जाएगा? ओ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दयोर्मी, दया धन उर्मी इक्वल्स टू दयोर्मी। दया, दया में क्या आ रहा है? बड़ा आ। उर्मी में क्या आ रहा है? छोटा बड़ा ऊ। तो क्या हो गया? बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ इक्वल्स टू ओ। दया धन उर्मी इक्वल्स टू दयोर्मी। ऐसे ही गंगोदकम, गंगा धन उदकम, गंगोदकम। बड़ा आ धन छोटा ऊ इक्वल्स बड़ा ओ, ठीक है। गंगा धन उदकम, गंगोदकम। ये भी पूरा फॉलो कर रहा है गुण संधि को। नेक्स्ट आते हैं, अगर पूर्व पद में अंतिम अक्षर में अ आ है, उत्तर पद के प्रथम अक्षर में क्या है? री है, तो क्या हो जाएगा? अर, ठीक है। अर हो जाएगा, री का अर। एग्जाम्पल देवर्षि, देवर्षि में क्या है? देव धन ऋषि, ठीक है। देव में छोटा आ रहा है और ऋषि में री आ रहा है, तो छोटा आ और री मिलकर क्या बनेगा? अर। तो देव धन ऋषि देवर्षि, देवर्षि अर आ रहा है ना इसमें बोलने पर भी, तो देवर्षि, ठीक है। अब आता है कि अगर, ऐसी महर्षि हो जाएगा, है ना। अब आता है अगर पूर्व पद में अ आ है और उत्तर पद में ली है, ली, तो क्या हो जाएगा? अल, ठीक है। ममलकारहा, मम धन लिरिकारहा, ममलकारहा। अ धन लिरि अल, ठीक है। ममलकारहा, ठीक है। तो हम एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। ए ओ अर अल गुण स्वसंधि, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ए ओ अर अल गुण स्वसंधि, ठीक है। अब आते हैं वृद्धि स्वर संधि पे। वृद्धि यानी आगे बढ़ना, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। सूत्र है इसका वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि धन एची, यानी कि एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में क्या क्या आता है? ए आई ओ औ, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग है कुछ कुछ इसमें, तो इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर पूर्व पद का अंतिम अक्षर अ या आ है, ठीक है, और उत्तर पद का प्रथम अक्षर ए या ऐ है, तो उसका ऐ ही हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें वृद्धि का क्या मतलब है? ए की वृद्धि क्या हो सकती है? ए के आगे तुम क्या पढ़ोगे? ऐ, ठीक है। ए के बाद क्या आता है? ऐ, तो हो गया उसका ऐ। और ऐ का भी वृद्धि ऐ ही होती है, तो ए और ऐ का ऐ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देवैश्वर्यम, देव धन ऐश्वर्यम। देव में छोटा अ धन ऐश्वर्यम में ऐ, तो अ धन ऐ मिलके ऐ ही बनाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम, अ धन ए मिलके ऐ बना रहा है, तो कृष्णैकत्वम, ठीक है। ऐसे ही अगर आ के साथ अगर आया है ओ या औ, तो क्या बनेगा? औ, क्योंकि ओ की वृद्धि औ है और औ की वृद्धि भी औ ही है, तो क्या बन जाएगा? औ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देवोदार्यम, देवोदार्यम, ठीक है। देव धन औदार्यम, देवौदार्यम। देव में अ, औदार्यम में औ, तो अ धन औ मिलके औ बनाएंगे, तो देवौदार्यम, ठीक है। ऐसे ही है गंगौगहा, गंगौगहा। गंगा धन ओघहा, आ धन ओ, क्या बना रहा है? औ, तो गंगौगहा। बस इसमें यही है कि हमको वृद्धि करनी है और एच प्रत्याहार की वृद्धि होगी। अब आते हैं यण संधि पे। यण स्वर संधि का सूत्र है इको यणचि, इको यणचि। ये पूरा सूत्र ही बता रहा है कि क्या हो रहा है इसमें। देखो, इको यणचि, इक प्रत्याहार यण प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाएगा यण संधि के अंतर्गत, ठीक है। जैसे इक प्रत्याहार में क्या होता है? ई उ री लिरी, ठीक है।
ये होते हैं। और यण प्रत्याहार में क्या होता है, यह र ल व, है ना। तो ई उ री ली य व र ल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पूर्व पद में अगर ई है और उत्तर पद में कोई भी विजातीय स्वर है तो क्या हो जाएगा, य। ऐसे उ का व, री का र और ली का ल, एक प्रत्याहार यण प्रत्याहार में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, रव्यपि, रव्यपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे, रवि धन अपि, रव्यपि। तो रवि, रवि में क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है ना। और अपि में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, जो कि छोटी ई से तो विजातीय है। तो छोटी ई और छोटा आ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ई का क्या हो रहा था, या हो रहा था, तो रव्यपि, या आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्यंजन है तो इसमें स्वर की यूज़ नहीं होगी, तो यह जो हो वो हलंत के साथ, ऐसे वो भी हलंत के साथ, र हलंत के साथ और ल हलंत के साथ यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है नद्या, नद्या, ठीक है। नदी धन आ, नदी बड़ी ई प्लस आ, क्या बन गया, या। ऐसी मध्वरी, मध्वरी, इसका बाद संधि विच्छेद, मधु धन अरि, मध्वरी, उ धन आ व, ई का या, उ का व, ऐसी री का रा हो जाएगा। धात्रांशः, धात्रांशः, धात्री धन अंशः, धात्रांशः। धात्री में क्या है, री, और अंशः में अ, तो री का क्या हो गया था, रा हो गया था। तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पे त्रा बन रहा है, तो त्रा तो ता तो पहले से यहाँ पे था ना, और री का हो गया रा, तो ता और रा मिलकर क्या बन जाता है, त्रा, ये संयुक्त व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पे धात्रांशः हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लाकृति, लाकृति, तो लिरी धन आकृति, लिरी धन आकृति, तो लिरी क्या क्या हो जाता है, ला हो जाता है, तो लिरी का ला हो गया, लाकृति। समझ में आया। यण संधि, ई को यणची, एक प्रत्याहार यण प्रत्याहार में कन्वर्ट हो जाएगा, ई का या, उ का वा, री का रा और लिरी का ला, ठीक है। अब है नेक्स्ट संधि अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का सूत्र है एचो, अय, अव, आय, आवह। इस पूरे सूत्र में अयादि स्वर संधि पूर्णतः वर्णित है। कैसे, एचो यानी एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। अगर ये हैं प्रथम पद में तो, और दूसरे पद में कोई भी दूसरा स्वर है तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, ए, ऐ, ओ, औ का क्या बन जाएगा, ए का बन जाएगा अय, आई का बन जाएगा आय, ओ का बन जाएगा अव और औ का बन जाएगा आव, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नयनम, क्या एग्जाम्पल, नयनम, नयनम का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, ने धन अनम, ठीक है। अब देखो, ने धन अनम में क्या है, ए आ रहा है ने में, और अनम में कोई भी दूसरा ए, ऐ, एच प्रत्याहार में कौन, ए, ऐ, ओ, औ, इनसे इनको हटा के कोई भी दूसरा स्वर हो सकता है, तो यहाँ पर आ है तो ठीक है, ए प्लस आ क्या बन रहा है, अय, नयनम, नयनम, ठीक है। इस टाइप में जाएगा। नायकः, नायकः, गायकः, नायकः कैसे होगा, इसमें आ रहा है नायकः, आय आ रहा है ना इसमें, इसका मतलब कहीं पर ऐ है, ठीक है। तो ऐ नई हो जाएगा, ऐ के लिए नई प्लस अकः, नायकः। इसी प्रकार पवनम, ओ धन अनम, पवनम, ओ प्लस आ क्या बना रहा है, अव बना रहा है, ठीक है, पवनम, है ना। पावकः, पावकः, आव आ रहा है इसमें, मतलब कहीं पर औ आएगा, तो पौ प्लस अकः, पावकः, ठीक है। क्या बन जाता है, अब फिर से सूत्र बोलेंगे, एचो, अय, अव, आय, आवह, यानी अय, अव, आय और आव बनेंगे अगर एच प्रत्याहार है प्रथम पद में, ठीक है। अब आते हैं पूर्व रूप संधि पे। ये इस संधि को हम अयादि संधि का अपवाद भी बोल सकते हैं, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, ठीक है।
इसका सूत्र क्या होता है? एंग पदांतादिति, यानी कि इसमें प्रत्याहार कौन कौन से यूज हो रहे हैं? एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में क्या क्या आता है? ए और ओ। ठीक है, अब हम इसके आते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। अगर पूर्व पद में ओ या फिर ए है, जो कि अंतिम स्वर होना चाहिए, ए या ओ अगर पूर्व पद में है और उत्तर पद में ह्रस्व अ आ रहा है अर्थात छोटा अ, तो ओ का ओ ही रहेगा और अ की जगह हम अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। अवग्रह चिन्ह पूर्व रूप संधि की पहचान है, ठीक है, जो कि एस जैसा दिखता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोऽपि, कोऽपि, तो इसमें क्या हो रहा है? इसकी संधि विच्छेद क्या होगा? को धन अपि। तो को में ओ आ रहा है, पूर्व पद है, और अपि में आ रहा है, तो ओ और अ मिलके ओ का ओ रहेगा और अ जो होगा वो अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार है धर्मे अस्मिन्, धर्मे धन अस्मिन्। नेक्स्ट संधि है पररूप संधि। इसका सूत्र है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। जैसे कैसे होगा इसका मतलब? अगर पूर्व पद में अ है और उत्तर पद में ए और ओ है, ठीक है, पूर्व पद में अ है, उत्तर पद में ए और ओ है, तो क्रमशः ए और ओ ही रहेगा। पररूप संधि में कुछ नहीं होता है, नॉर्मल बेसिक वैसे लिख देते हैं, जैसे प्रेषणम प्रधन एषणम, उपोषिति उपधन ओषिति। बस हमें ये देखना है कि पूर्व पद में अ होना चाहिए, अकारांत अ, अकारांत अ, और उत्तर पद में ए या ओ होना चाहिए, तो ए या ओ ही रहेगा। ठीक है, प्रेषणम उपेक्षिति इस टाइप का। अब है अपने पास प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में एक ऐसा बोलते हैं कि संधि के नियम लागू होने पर भी हम उनको संधि नहीं करते हैं, उन शब्दों की हम वैसे की वैसे ही लिख देते हैं। जैसे इसका सूत्र है ईदु देद द्विवचनम परिग्रह्यम, ईदु देद द्विवचनम परिग्रह्यम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई द्विवचनांत शब्द है, द्विवचनांत शब्द है, तो उसमें अगर दीर्घ, उसके अंत में दीर्घ ई उ ए आ रहे हैं, ठीक है, तो और उत्तर पद में कोई भी दूसरा स्वर आ रहा है, तो क्या होगा? वैसे की वैसा ही लिख देंगे, कोई संधि नहीं होगी। ये ध्यान रखना है। प्रकृति भाव संधि में ये होता है कि अगर कोई भी द्विवचनांत शब्द है, जैसे कि हम शब्द रूप भी पढ़ते हैं ना, जैसे रामः रामौ रामः, तो रामः रामौ जा रहा है, अगर रामहु आ गया बीच में, ठीक है, ये द्विवचनम है, तो अगर ये आ गया और इसके बाद दूसरा कोई भी अकारांत शब्द आ गया, तो हम वैसी वैसी संधि को लिख देंगे। जैसे कि एक और है, जैसे शाखे एते, तो शाखा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो शाखा का द्विवचन क्या हो जाएगा? शाखा, शाखे, शाखा, तो शाखे हो जाएगा, तो शाखे धन एते। तो अब यहाँ पे प्रथम पद के उत्तर पद, प्रथम पद के अंतिम अक्षर में क्या आ रहा है? ए, और उसमें दूसरा स्वर आ रहा है उत्तर पद में कोई भी, तो यहाँ पर हम प्रकृति भाव संधि का, क्योंकि ये द्विवचन है, याद रखना है, क्योंकि द्विवचनांत शब्द है और उसके अंतिम में ई उ ए कुछ भी आए और उत्तर पद में वो आए अपना कोई भी दूसरा स्वर आए, तो हम प्रकृति भाव संधि करेंगे, मतलब नॉर्मल वैसी वैसी लिख देंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस, पूरा संधि का संधि जितना भी हो गया है हमारा, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। स्वर संधि इतनी है, इसके आगे हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होगा और परिवर्तन होगा, विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होगा और परिवर्तन होगा। आई होप आपको समझ आया होगा और थैंक यू।